तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल के सबसे बड़े मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं रॉ आफ्टर रेसलमेनिया। और शो के ऊपर हमको काफी कुछ मेजर चीजें भी देखने को मिली। कोडी रोड्स आ गए मंडे नाइट रॉ के ऊपर, रोमन रेंस आए एज योर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, और शो के ऊपर एक बहुत बड़ा टर्न भी हो गया जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो क्या सारी चीजें रॉ के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो कोडी रोड्स के साथ ही देखने को मिलती है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी सही किया कि जो ओपनर है उसके अंदर ही कोडी रोड्स को रख दिया। अब कोडी रोड्स जब अपनी एंट्रेंस कर रहे थे तो वेलकम होम के चैंट लग रहे हैं, कोडी कोडी के चैंट लग रहे हैं। देखकर लग रहा था कि कोडी रोड्स को वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखकर जो क्राउड है वो काफी ज्यादा खुश है। अब जब रिंग में कोडी रोड्स आते तो इतने ज्यादा उनके नाम के चैंट लग रहे होते हैं ना, 2 मिनट के लिए तो वो कुछ बोल ही नहीं पाते कि अब उनको बोलना क्या है। 12 वो माइक लेते हैं, उसके बाद वो क्राउड के चैंट्स को ही सुन रहे होते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स माइक लेकर कहते हैं कि अच्छा तो मेरे से किस बारे में बात करना चाहते हो। जिसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जब ये चीज आई कि मैं फ्री एजेंट बन गया हूं कि मेरे लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने का जो डिसीजन है वो मुश्किल रहा होगा, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इवन उन्होंने यहाँ पर सेथ रॉलिंस को भी अप्रिशिएट किया कि कैसे वो वापस से आए और रेसलमेनिया के अंदर उनको उस रेसलर से फाइट करने का मौका मिला जो कि सबसे बेस्ट रेसलर्स में से एक है। फिर यहाँ पर कोडी रोड्स ना इमोशनल भी हो गए। कोडी रोड्स से अपने लेट फादर डस्टी रोड्स की बात करें और उन्होंने एक पिक्चर दिखाई जो कि उन्होंने कहा कि हमेशा जो बेडरूम में रहा करती थी, और इस पिक्चर को लेकर उन्होंने अपने फादर से खुद एक सवाल पूछा कि क्या ये चैंपियनशिप है, मतलब तुम भी ऐसे ही चैंपियन थे जैसे कि अंडरटेकर रहे हैं या फिर हल्क हॉगन रहे हैं। इन सारे सुपरस्टार्स का उन्होंने नाम लिया। हालांकि हल्क हॉगन के नाम पर जो क्राउड है उन्होंने बू करना स्टार्ट कर दिया। फिर कोडी रोड्स यहाँ पर बताते हैं कि उनके फादर ने उनको ये बताया था कि वो मैच तो जीते थे लेकिन काउंट आउट के सारे से चैंपियन के एडवांटेज होने की वजह से ये चैंपियनशिप जो है उनके पास नहीं आ पाई। फिर उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि उस टाइम पर मैंने एक सपना देखा था और वो सपना था कि ये जो चीज है वो मैं करूं अपने फादर के लिए, लेकिन वो सपना टूट गया या फिर वो शायद नहीं टूटा है, ऐसा करके कोडी रोड्स कह रहे होते हैं। और जैसे फैंस को समझ में आता है कि किस तरफ कोडी रोड्स हिंट कर रहे हैं, मतलब कोडी रोड्स बेसिकली यहाँ पर ये हिंट कर रहे थे कि उनके फादर के लिए उनको ये चैंपियनशिप को जीतनी है, डब्ल्यूडब्ल्यूई की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है, ऐसा यहाँ पर वो कहना चाह रहे थे। वो यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, अब वो दोबारा से वापस आ गए हैं, अब फिजिकली तो वो उनको चैंपियनशिप नहीं दे सकते, अमेरिकन ड्रीम को चैंपियनशिप नहीं दे सकते, लेकिन अमेरिकन नाइटमेयर तो जरूर इसको पहन सकता है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर क्राउड जो है काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि कोडी रोड्स यहाँ पर चैंपियनशिप जीतने की बात कर रहे हैं। अब ये सारी बातें करते करते ही सेथ रॉलिंस का भी थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं, कोडी रोड्स ने सिंपली माइक को फेंक दिया और उन्होंने हाथ बढ़ाया आगे फ्रेंडशिप का या फिर आप कह सकते हो अच्छे रिश्ते नातों का। सेथ रॉलिंस ने टाइम तो काफी ज्यादा है लेकिन उसके बाद उन्होंने हैंडशेक कर दिया और उसके बाद जो है सिंपल सी चीजें नॉर्मल रही कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस के बीच में। तो यहां से ये तो पता लग रहा है कि कोडी रोड्स अब सिर्फ एक चीज के लिए जा रहे हैं और वो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सबसे बड़ा प्राइज। हालांकि उस तरफ वो जाएंगे कैसे, क्या उनका रूट होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। बट ये जो ओपनर था ना वो प्योर लग रहा था कि अनस्क्रिप्टेड है। कोडी रोड्स की जो बातें दिल से आ रही हैं वो वही बोल रहे हैं और बहुत बढ़िया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सेगमेंट दिया कोडी रोड्स को ओपनर में डाल के। और शुरुआत तो भाई रॉ आफ्टर रेसलमेनिया की काफी कमाल तरीके से हुई। इसके बाद गए साशा बैंक्स एंड नाओमी वर्सेस रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन का मैच देखने को मिलता है। क्या ही बोलो, यहाँ पर साशा बैंक्स एंड नाओमी जीत जाती हैं। बाकी रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन के बीच में टेंशन जो है वो बढ़ रही है। इस मैच को हमको देखने से ये भी पता चलता है। इसके बाद गाइस हमको देखने को मिलते हैं केविन ओवेंस, और केविन ओवेंस रिंग में जब आते हैं सबसे पहले तो उनको काफी ज्यादा बू का सामना करना पड़ा और करना भी पड़ेगा। भाई तुम रेसलमेनिया के अंदर स्टोन कोल्ड से ऐसे लड़ झगड़ के आए हो तो बू का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। केविन ओवेंस यहाँ पर आकर कहते हैं कि देखो रैटल स्नेक ग्रेट है, मैंने उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया, बट वो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ये देते हैं कि मैंने स्टोन कोल्ड से मैच लड़ा ना, मेरे बैग में प्रॉब्लम थी और क्राउड इस बात पर यकीन मान नहीं रहा। तो केविन ओवेंस से कहना चाह रहे होते हैं कि भाई ये एक्सक्यूजेस नहीं है, मैंने जिम में ज्यादा वेट उठा लिया था इस वजह से ये हुआ। अब अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में मेरे नाम के आगे हार लिखी है तो भाई वहां पर क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि वो हार किस वजह से हुई थी। मतलब केविन ओवेंस यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है और टाइटनट्रॉन के ऊपर इजिकल लिखा हुआ होता है। अब ये क्या था, क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आता। बट जैसे ही वो बंदा अपीयर होता है हमारे सामने, बिल्कुल शॉकिंग, बिल्कुल न्यू, बिल्कुल सरप्राइजिंग एलायस का हमको लुक देखने को मिलता है, जहां पर उनकी बियर्ड साफ हो चुकी है, बाल उनके छोटे हो गए हैं। ऐसा क्या कि वो रिंग में आकर बॉडी शॉट भी काफी तगड़ी लग रही है, उन्होंने चेस्ट शेयर भी रिमूव करवा लिया। बिल्कुल डिफरेंट एलायस हमको यहाँ पर देखने को मिले। केविन ओवेंस के भाई जो गोल्डन रिएक्शन थे ना उसके ऊपर, क्या ही मैं उसके बारे में बात करूं। केविन ओवेंस कहते हैं एलायस, तो इस पर एलायस का रिएक्शन होता है कि नहीं नहीं मैं एलायस नहीं हूं, मैं तो उसका जो छोटा भाई है इजिकल हूं। केविन ओवेंस कहते हैं, केविन ओवेंस को यकीन नहीं होता, वो समझ जाते भाई ये बंदा जो है मेरे साथ खेल रहा है। वो सिंपली कहते तू ये बता तूने क्या किया, तू कहां था, इस बात को तू छोड़, तेरी हिम्मत कैसे होती है कि तू मुझे आकर इंटरप्ट करे। एलायस कहते हैं कि अच्छा ये बात है तेरी। केविन ओवेंस को ये पसंद नहीं आ रहा होता है कि एलायस जो है झूठ बोल रहे हैं, बट एलायस ना उनके ऊपर ही शॉट ले लेते हैं। कहते भाई अगर तू झूठ बोलने वाले बंदे से हेट करता है तो खुद से हेट करना चाहिए, क्योंकि सैटरडे को तुझे पता तुझे कैसा स्टनर पड़ा था। अब केविन ओवेंस कहते हैं भाई तेरी बहुत चुल हो गई, तेरी बहुत बकैदी हो गई, मैं 10 सेकंड तक काउंट करता हूं, मतलब 10 से 0 तक जाता हूं, अगर तू यहां से नहीं गया ना, ऐसा क्या कि वो काउंट करना शुरू
शुरू कर देते हैं, साथ में जो क्राउड है वो भी काउंट कर रहा होता है। एंड गेस व्हाट, 10 से 0 तक काउंट हो गया। अब केविन ओवेंस ने क्या किया होगा? मारा होगा, तोड़ा होगा, फोड़ा होगा? अरे नहीं भाई, केविन ओवेंस खुद इज्जत से वहां से रिंग से चले गए। मतलब ये बड़ा फनी लगा है केविन ओवेंस का कि बंदा कह रहा है चले जा वरना देख ले, और देखने में क्या था, केविन ओवेंस खुद ही वहां से चले जाते हैं। तो एलायंस का नया गिमिक आया है, नया नाम ही आ गया, मैं तो कहूंगा इज़ीकियल। ये तो मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल भी कि इस चीज के साथ एलायंस जो है आ सकते हैं। डिफरेंट न्यू चीज, कॉमेडी कैरेक्टर रहता तब तक एलायंस का, देखते हैं अब उनके कैरेक्टर में क्या स्विच होता है। बट ये सेगमेंट देखकर मुझे डेफिनेटली हंसी तो यार काफी ज्यादा आई। इसके बाद गाइस हमको डोमिनिक वर्सेस मिज का मैच देखने को मिलता है। कुछ बताने के लिए खास यहाँ पर है नहीं, स्कल क्रशिंग फिनाले लगा के इस मैच में मिज की विक्ट्री हो जाती है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद वो चीज हुई जिसका सदियों से इंतजार था। वीर महान की गाइस हमको एंट्रेंस देखने को मिलती है। वीर महान बड़े गुस्से में आते हैं और आके उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया डोमिनिक के ऊपर। इसके बाद उन्होंने जो क्लोथ लाइन लगाई भाई, रे मिस्ट्री को वो इतनी जबरदस्त थी, उठा के वो पटक रहे हैं और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि वो फाइनली आ चुके हैं WWE के अंदर अपने आप को प्रूव करने के लिए, और वो इस शायद एक परफेक्ट मौके का वेट कर रहे थे। अब क्या मैं कहूंगा कि जिस तरीके से वीर महान को लेकर आए वो सही है, ये नहीं कह रहा कि सही है और ये भी नहीं कह रहा कि गलत है। मेरे ख्याल से जब वीर महान की हाइप इतनी ज्यादा बन गई थी तो WWE को कुछ ऐसा करना चाहिए था कि वो जॉ ड्रॉपिंग हो, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया है, वो चीज WWE नहीं करी। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस होगी मुझे लगता है। बट ये भी नहीं कह सकता कि कुछ गलत हुआ है। कोई बंदा नया आया तो उसको धीरे धीरे बिल्ड करना भी एक अच्छी बात होती है। तो वीर महान यहाँ पर गुस्से से आए, एंगर से आए हैं। आई होप ये चीज WWE कंटिन्यू करे, क्योंकि इतने टाइम से उनकी हाइप बना के फिर उनके साथ कुछ चीज ना होना वो कहीं से भी सही बात नहीं है। और हाँ, जहां तक बात रही मिस्टीरियोस की, तो अब उनके दिन मुझे नहीं लगता WWE के अंदर एटलीस्ट कुछ टाइम तक सही होने वाले हैं। इसके बाद गाइस हमको बियांका ब्लेयर, नई रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर देखने को मिलती है। उन्होंने अपनी एंट्रेंस करी और आई के नीचे हम लोग साफ साफ देख सकते थे कि उन्होंने रेसलमेनिया में एक्चुअली एक जबरदस्त मैच हासिल कर रहा है। वो यहाँ पर बात करती है कि कैसे वो किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती। बेकी लिंच ने उनको सेकंड्स के अंदर हराया था, लेकिन उसके बाद से उनकी कैसी जर्नी रही, उसके बाद से बात करती है कि कैसे वो बेकी लिंच से अच्छी चैंपियन है, अभी चैंपियनशिप जैसे डिफेंड होगी, ये सब बातें बोलती है। सिर्फ एक प्रोमो था, यहाँ पर हमको ये नहीं पता चला कि उनका आगे कौन अपोनेंट होने वाला है, फिर क्या सीन है। बट देखते हैं एज रॉ वुमेन्स चैंपियन रॉ के ऊपर बियांका ब्लेयर क्या कमाल कर पाती हैं। इसके बाद गाइस शॉकिंग चीज हमको देखने को मिलती है शो पर, जिगलर और ब्रॉन ब्रेकर का मैच। अभी मैच एडवर्टाइज नहीं था पहले से, आउट ऑफ नोवेयर WWE ने जो इस मैच को बुक कर दिया। और अभी NXT का जो स्टैंड एंड डिलीवर हुआ था वहां पर ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट सक्सेसफुली जिगलर ने सुपर किक लगा के अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लिया था। लेकिन आज शो के ऊपर एक डिफरेंट चीज हुई, NXT चैंपियनशिप का मैच ना सिर्फ फीचर हुआ बल्कि टाइटल चेंज भी हो गया। ब्रॉन ब्रेकर इज योर न्यू NXT चैंपियन। ब्रॉन ब्रेकर भाई सच में एक तगड़ा बड़ा सुपरस्टार होने वाला है। अगर आप NXT के अंदर ब्रॉन ब्रेकर को नहीं देखते तो आज अगर आपने रॉ देखे तो आपको समझ में आ गया होगा ब्रॉन ब्रेकर जो है कैसे सुपरस्टार हैं, जो स्ट्रेंथ है उनके अंदर, जैसे वो स्पीयर ठोकते हैं, जैसे वो स्लैम लगाते हैं, सारी ठोका पीटी करके आज उन्हें जिगलर को बराबर कर दिया है। अब जिगलर के पास NXT चैंपियनशिप नहीं है, लेट्स सी आगे क्या डायरेक्शन होती है। बट मुझे अच्छा लगा कि WWE ने NXT चैंपियनशिप का मैच फीचर किया और ब्रॉन ब्रेकर को चैंपियन बना दिया। हाँ, जिगलर के लिए इस बार मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि जिगलर ने ऑलरेडी काफी कुछ अच्छा काम कर लिया है और ब्रॉन ब्रेकर मेरे ख्याल से भी उनसे थोड़ा सा ज्यादा डिजर्विंग है। मैं जिगलर के सामने किसी को बोलूं उनकी डिजर्विंग है, ऐसा शायद बहुत ही कम होता है। इसके बाद गाइस हमको शो पर एक शॉकिंग एलिमेंट देखने को मिलता है और वो था MVP का इंट्रोड्यूस करना बॉबी लैशली को। ये शॉकिंग एलिमेंट तो डेफिनेटली नहीं है। MVP रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि देखो बॉबी लैशली ने अपने आप को फिर से प्रूव कर दिया है, उसने ओमोस को हरा दिया जो कि बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था, और इसके लिए उसे मेरी भी जरूरत नहीं पड़ी। ध्यान से बात को सुनना, इसके लिए उसे मेरी भी जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद वो बॉबी लैशली को इंट्रोड्यूस करते हैं। बॉबी लैशली रिंग में आते और वो बताते कि कैसे जब उन्होंने ओमोस के सामने खड़े होने की कोशिश करी तो पहले उन्होंने अपने आप से सवाल पूछा कि क्या वो ये कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो ओमोस की गलती करने का ही वेट कर रहे थे और उसके बाद जो उन्होंने ओमोस को हरा दिया और बता दिया कि वो क्यों बॉबी लैशली है, वो क्यों ऑलमाइटी के नाम से जाने जाते हैं। अब ओमोस की यहाँ पर एंट्री होती है और ओमोस को यहाँ पर लगता है कि भाई ये गलती से हुआ, ये फ्लूक है, उनको रीमैच चाहिए। अब रीमैच यहाँ पर होने को तैयार ही होता है, लेकिन पीछे से MVP ने बॉबी लैशली के ऊपर अटैक कर दिया। जब मैं इसे देख रहा था मैं कह रहा व्हाट, ये क्या हुआ, मतलब अचानक से ये एक ऐसा टर्न था जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइम पर होने वाला है। अब अटैक हो गया उनके ऊपर और MVP उनको मार भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं भाई तुझे मेरी जरूरत नहीं पड़ी, तुझे मेरी जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा लग रहा है कि MVP इस बात से गुस्सा है कि बॉबी लैशली मेरे बिना ही कैसे सारे काम कर रहा है। उन्होंने ओमोस को ज्वाइन कर लिया है, अब वो ओमोस के मैनेजर हो चुके हैं और ओमोस ने बॉबी लैशली के आज जो है काफी तगड़ी जो ठुकाई पिटाई कर दी है। अभी क्लियरली पता चल रहा है इनकी जो राइवलरी है वो आगे बढ़ने वाली है। बट इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि WWE ने इसमें MVP को डाला है, वो बंदा जो कि किसी भी एक सस्ती सी स्टोर लाइन से एक बढ़िया स्टोर लाइन बना के निकाल सकता है। तो मैं अब डेफिनेटली वेट कर रहा हूं ओमोस और आगे बॉबी लैशली के बीच क्या होता है, क्योंकि MVP का रोल इसमें है। तो मेरे ख्याल से इस वाली स्टोर लाइन को देखने में डेफिनेटली मजा तो काफी ज्यादा आने वाला है। इसके बाद गाइस हमको एक किस भी देखने को मिलती है कार्मेला एंड कोरी ग्रेव्स की, जब जेलिना वेगा जो है कार्मेला के ऊपर चिल्ला जाती है। मैं क्यों ही इसके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन किस है तो भाई मेंशन करना तो बनता है ना। इसके बाद गाइस हमको एज भी देखने को मिलते हैं जहां पर वो अपनी वही एंट्रेंस के साथ आते हैं, उनका जो डार्क
वाला गिमिक है। वो कहते हैं देखो वो बहुत ऑनेस्ट मैन है, उन्होंने कहा था कि जजमेंट डे होने वाला है एजे स्टाइल्स के लिए एट रेसलमेनिया, और वो चीज उन्होंने करी भी। फिर यहाँ पर डेवन पीस की बात करते हैं, डेवन पीस के बारे में थोड़ी सी तारीफें करते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। डेवन पीस ये कहते हैं कि भाई देख नहीं भाई देखो, एज को रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे वो कहते हैं कि रेसलमेनिया लीड करने तक मैं बिल्कुल लॉस था, मुझे पता नहीं था मैं कहां हूं क्या कर रहा हूं, लेकिन जो बातें तुमने एजे स्टाइल्स को बोली ना, मुझे ऐसा लगा कि तुमने वो डायरेक्टली मुझे बोली और इसलिए मैंने तुम्हें ज्वाइन किया। कितनी तगड़ी वाली बू मिल रही थी एज और डेवन पीस को, आप लोग सोच नहीं सकते। वी डोंट केयर के चैंट लग रहे हैं, डेवन पीस भी कह रहे हैं कि हाँ तुम बकते जाओ, हमें कौन सा तुम्हारी बातों से फर्क पड़ता है। एज जो है क्राउड को लूजर कह रहे हैं। भाई एज ये बंदा अभी से कुछ महीने पहले इतना ज्यादा क्राउड का वो लेता था पॉप, और आज जाके सीन कुछ अलग ही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे एज और डेवन पीस को एक साथ देखना। लेकिन एजे स्टाइल्स यहाँ पर गुस्से में आते भनभनाते हुए उन्होंने सबसे पहले तो डेवन पीस को बैरिकेड से के ऊपर से फेंक दिया, उसके बाद अटैक किया, कॉन्चेर्टो लगाने की उन्होंने कोशिश करी, चेयर के बीच में चेयर रखे उनकी चटनी बनाने की, लेकिन डेवन पीस यहाँ पर आ जाते हैं। एज का स्पीयर था, एज फिर से चेयर से अटैक करने की कोशिश करते हैं, हालांकि जो चीजें वो रुक जाती हैं। तो अभी एज और एजे स्टाइल्स की फ्यूड डेफिनेटली फिनिश नहीं हुई, मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्योंकि रेसलमेनिया के अंदर जो अभी एंडिंग हुई है उससे तो डेफिनेटली पता लग रहा है इनकी जो बुकिंग है वो आगे चलने वाली है। लेकिन आज एजे स्टाइल्स वही पुराने वाले स्मैकडाउन के, जब वो चैंपियन थे स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे, वैसी वाली वाइब आज देकर गए, गुस्से में भी थे और प्योर बेबी फेस वाला काम। तो मुझे तो लग रहा है रॉ के ऊपर डेफिनेटली वाली स्टोरी लाइन बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस अल्फा अकेडमी का हमको टोर्नेडो टेक्सास टोर्नेडो वाला मैच देखने को मिलता है, जो कि एडम पियर्स ऑफिशियल करते हैं। और ये टोर्नेडो वाले मैचेस कितने कमाल के होते हैं मुझे बताने की आपको जरूरत है नहीं, वो चीज भी यहाँ पर थी। मॉन्टेज फॉर्ड हमेशा ही जो ऊपर से कूद के आते हैं वो काफी अच्छा था, और एंडिंग में भी ऐसे ही होता है, टेबल के ऊपर जो है उन्होंने चैट गेबल को प्लेस किया और उसके बाद जो वहां से अपना फ्रॉग स्प्लैश लगा के इस मैच में विक्ट्री ले ली। डब्ल्यूडब्ल्यूई को टैग टीम मैचेस से ज्यादा मुझे लगता है टोर्नेडो वाले मैचेस प्रेफर करने चाहिए, क्योंकि इसको देखने में एक अलग ही मजा आता है। बात करते हैं गाइस शो के मेन इवेंट की, और मेन इवेंट किया मेन इवेंटर गाय ने, योर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। रोमन रेंस उसोस के साथ आते हैं, पॉल हेमन के साथ आते हैं, और रिंग में आकर वो यहाँ पर बात करते हैं। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, मतलब वो सीधा क्राउड से बात कर रहे होते हैं, बट ज्यादा कुछ बोलने से पहले वो कहते हैं पॉल हेमन जरा हमारे सक्सेस के बारे में थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिए। तो पॉल हेमन बताते हैं कि कैसे उसोस जो है लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन है, रोमन रेंस की वजह से समर स्लैम में ये हो गया, सर्वाइवर सीरीज में इतनी टिकट बिक गई, कैसे बॉक्स ऑफिस के ऊपर कमाल धमाल मच रहा है। उसके बाद वो बात करते हैं कि कैसे पीकॉक के सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं, किसकी वजह से, सिर्फ रोमन रेंस की वजह से। क्या क्राउड रोमन रेंस को बू कर रहा था? थोड़ी बहुत। क्या रोमन रेंस को चीयर मिल रही थी? काफी ज्यादा, क्योंकि रोमन रेंस जितनी बार भी पॉल हेमन कह रहे थे क्राउड भी साथ साथ बोल रहा था, क्राउड का सपोर्ट तो यहाँ पर भरपूर था रोमन रेंस के लिए। तो रोमन रेंस की तारीफें करने के बाद अब रोमन रेंस खुद से यहाँ पर माइक लेते और कहते हैं कि देखो भाई जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, मैंने कहा था कि मैं ब्रॉक को स्मैश करूंगा, वो भी मैंने कर दिया। बट रोमन रेंस यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज टीज करते हैं कि चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही है, आगे अब स्मैकडाउन पर देखते हैं क्या नेक्स्ट होने वाला है मेरे लिए। और अंटिल देन वो कहते हैं डैलस एक्नॉलेज मी, ऐसा कह के रोमन रेंस ने प्रोमो खत्म किया। आज की रॉ के एपिसोड में अगर रोमन रेंस वाले सेगमेंट में थोड़ी और कुछ तबाही वाली चीज होती, मेरे ख्याल से एक परफेक्ट रॉ आफ्टर रेसलमेनिया का शो बन जाता, क्योंकि मेरे ख्याल से इस मैच में काफी एलिमेंट थे। पर रोमन रेंस के सेगमेंट से मुझे लगता है शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई रोक कर रख रहे, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। बट जो भी है अगले स्मैकडाउन तक हम लोग वेट कर लेंगे। भाई गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।